अभी तक हम जो भी खेती करते हैं उसमें ऐसा करते हैं कि एक पूरे खेत में एक ही फसल हमने लगा दिया। उससे क्या होता है कि प्रोडक्शन बहुत कम आता है, क्योंकि एक नियम होता है प्रकृति का। प्रकृति का नियम क्या होता है? प्रकृति का ये नियम होता है कि उसमें जैसे हम जंगल में कभी जाते हैं, तो जंगल में जाते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे फसल फसल हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, सारे एक साथ उगते हैं। ऐसा नहीं होता है कि आम का बगीचा है तो पूरा एक साथ जंगल में आम का बगीचा है, अमरूद का है तो अमरूद का है। सब एक साथ होते हैं, आम अमरूद छोटे घास बड़े घास सब एक साथ मिक्स होते हैं। उसमें कोई बाहर से आदमी खाद डालने के लिए नहीं जाता, कोई पेस्टिसाइड का छिड़काव नहीं करता, फिर भी वो पूरे हरे भरे रहते हैं। हम अभी खेती करना शुरू किया हमने, तो हमने क्या किया कि हमने उस नियम को नहीं समझा, और हमने क्या किया कि एक खेत में एक ही फसल लगाया। तो मतलब हम मुझे थोड़ा गहराई से बताएं, क्योंकि मुझे तो खेती का कुछ आता नहीं है भैया। ये अच्छा। प्रकृति का नियम को एक एक करके बारीकी से थोड़ा बताएं कि क्या है, मतलब ये क्यों नीचे किया है, कितना किया है, फिर यहाँ किया, कहीं पे पेड़ भी लगाए हैं। अच्छा, इसमें होता ऐसा है कि हर एक फसल जो है दूसरे फसल को कुछ पोषक तत्व देती है। एक फसल केवल आप एक ही फसल लगाओगे तो जमीन का जो पोषक तत्व है उससे पूरा नहीं होता है। अगर हम कई फसल एक साथ लगाते हैं तो कुछ पोषक तत्व गन्ने ने दे दिया, कुछ हल्दी ने दे दिया, कुछ दूसरा जैसे हमने इसमें कंद वाली फसलें लगाई, तो तीनों आपस में एक दूसरे को पोषक तत्व देते रहते हैं। इसमें क्या खाद डालने की जरूरत नहीं है भैया? खाद डालते हम लोग, उसका जरूरत नहीं पड़ेगा फिर क्या? नहीं, बाहर से खाद डालने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जैसे जंगल में आप जाते हो, वहाँ पे जो जंगल होता है उसमें कोई बाहर से आप खाद तो डालते नहीं हो, फिर भी सब कुछ हरा भरा रहता है। तो वही सेम सिस्टम अगर हम समझें तो हम अपने खेतों में भी लागू कर सकते हैं। इसमें होता क्या है कि एक फसल है तो आपने उसका फल निकाल दिया, फल निकालने के बाद जो भी फसल है अवशेष है उसको आप काटो और जमीन में ही ऐसे छोड़ दो। तो जमीन की जो भी जरूरत है, नाइट्रोजन की है, फास्फोरस की है, पोटास की है, वो सारी अपने आप पूरी कर देती है। क्या इसको इसी को मल्चिंग बोलते हैं क्या, मल्चिंग? मल्चिंग ये नहीं होता। मल्चिंग होता है कि आपने मिक्स कर दिया, वो मल्चिंग नहीं होता। जैसे खेत को आपको खुला कभी नहीं छोड़ना है, खेत को हमेशा आपको ढक के छोड़ना है। ढक के क्यों छोड़ना है? क्योंकि ये जमीन है, इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, जीवाणु हैं, जो कि इस खेत को पोषक तत्व प्रदान करते हैं। तो अगर आप उसको छाया नहीं दोगे तो बाहर की जो धूप है उससे सारे बैक्टीरिया और ये कीटाणु मर जाएंगे। तो आपके जमीन को जो पोषक तत्व दे रहा था कीटाणु या बैक्टीरिया, वो तो मर गए, फिर आपकी जमीन तो बंजर हो जाएगी। इसलिए हमें जमीन को हमेशा ढक के रखना चाहिए। जैसे ये घास है, तो ये घास भी जमीन को पोषक तत्व प्रदान करती है। हम अभी तक करते क्या है कि घास हमने काटा, उसको बाहर फेंक दिया। हमें घास कब तो मैं नुकसान करती है ना, घास तो उसका पोषण ले लेती है। नहीं, घास उसका पोषण नहीं लेती है। घास क्या है, घास को ऐसा करना चाहिए कि घास को फसल के ऊपर तक मत आने दो आप। घास फसल के नीचे रहे तो ठीक है, वो आपस में एक दूसरे को कम्प्लीमेंट करती है, मदद करती है। बस घास जब फसल के ऊपर आ जाती है तो उसको प्रकाश और हवा नहीं मिल पाती, तो अगर ऐसा कंडीशन है तब आप घास को काट सकते हो। लेकिन अगर घास फसल के नीचे है तो फसल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। आप जो भी घास वगैरह निकालते हो, अगर निकालते भी हो तो उसको खेत में ऐसे ही छोड़ दो। खेत में जो कार्बन कंटेंट है, नाइट्रोजन फास्फोरस, वो घास उस खेत को वापस कर देती है। तो आपको बाहर से कुछ डालने की जरूरत नहीं पड़ती इसमें। अच्छा भैया, मैंने सुना है कि जैसे कि पौधे लोग का क्या होता है, खाना बोलते हैं, प्रकाश होता है और हवा होती है, पानी होता है, खाद होती है। तो ये कैसे कैसे आपने, जब ये आपने अलग से खेती शुरू किया, तो उसको कैसे कैसे अपने इसमें लेके आया है, अपने मॉडल में जो आपने बना के रखा है खेती का? देखिए, इसमें क्या है, जैसे हम भी हैं तो हमको भी रहने के लिए, सांस लेने के लिए एक जगह चाहिए। अगर वो जगह कम है तो हम ठीक से रह नहीं सकते, हम ठीक से सांस नहीं ले सकते। जैसे कि हम एक कमरे में हैं, एक कमरे में 10 लोग हैं तो आराम से सांस ले सकते हैं, हवा आएगी, सब कुछ आराम से होगा। लेकिन उसी कमरे में अगर 50 लोगों को रख दिया जाए तो उसमें वो सांस नहीं ले पाते, बहुत गर्मी होती है, बहुत परेशानी होती है। यही सेम प्रिंसिपल खेती में भी लागू होता है। क्या होना सही प्रिंसिपल क्या है कि एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच एक निश्चित दूरी होनी चाहिए, ताकि उनकी जड़ें जमीन के अंदर भी विकास कर सके और वो पौधा बाहर से भी अच्छी तरीके से, पूरी तरीके से फैल सके, आपस में दो पौधे टकराए नहीं। ये हो गया तूरी का नियम। इसको कैसे तय करेंगे कि कितना फैलना है, कैसे वो कैसे करेंगे?
जब भी आप कोई पौधा लगाते हो तो एक पौधे को देख लो कि वो कितनी दूर तक फैलता है, अलग से लगा के एक पौधे को देख लिया कि कितनी दूर तक वो फैलता है, तो उसके हिसाब से आप तय करो कि ये पौधा इतनी दूर तक फैलता है तो दूसरा पौधा भी इतनी दूर तक फैलेगा। तो क्या फिर जब हम प्लान करेंगे, जब मकान के नक्शे की तरह खेती का नक्शा बनाएंगे, तो क्या दूरी को फिर कैलकुलेट करके क्या मकान जैसा नक्शा इसमें बनाने का कुछ बोल रहे हैं क्या? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं। अभी जैसे हम खेती करते हैं तो बिना कुछ सोचे हम बीज डाल देते हैं, खाद डाल देते हैं। अभी आपको क्या करना है, खेती करने से पहले एक बार आराम से बैठ के सोचना है, और आपको ये सोचना है कि किस तरीके से आपको इस खेत में किस जगह पे क्या लगाना है, कितनी दूरी पे लगाना है। और अगर आप अलग अलग फसलों को एक साथ लगा रहे हो तो एक फसल का ऊंचाई कितना है, दूसरी फसल की ऊंचाई कितनी है, इस हिसाब से हमें पूरी प्लानिंग करनी होती है। अगर प्लानिंग अच्छे से होगी तो ये फसल का उत्पादन अच्छे से होगा। तो जैसे कि प्रकाश का फिर कैसे ध्यान रखते हैं, मतलब कोई डायरेक्शन से प्रकाश कम आता है, कोई डायरेक्शन से प्रकाश ज़्यादा आता है, तो क्या जैसे हम वास्तुशास्त्र पढ़ते हैं घरों के नक्शों में, क्या वैसे तरह इसमें भी वास्तुशास्त्र लगाते हैं कि किधर से हवा आएगी, किधर से प्रकाश आएगा, पानी किस तरह से निकलना, तो पूरा उसको उस तरीके से वास्तुशास्त्र समझ के भी क्या खेती का प्लान कर सकते देखिए हैं? वास्तुशास्त्र तो इसमें कुछ नहीं होता, लेकिन कुछ प्रकृति का नियम होता है। जैसे आप इस जगह पे है और इस जगह पे आपको पता है कि पूरब से पश्चिम की तरफ ज्यादा हवा चलती है, तो आप गन्ना ऐसे लगा रखे हो, तो गन्ने का कॉलम आपने ऐसे ऐसे लगा रखा है, तो हवा ऐसे बहेगी तो पूरे खेत में जाएगी। लेकिन आपने किया कि पूरब इधर है, पश्चिम इधर है, आपने गन्ने का कॉलम ऐसे ऐसे लगा दिया, ऐसे ऐसे, तो क्या है कि हवा पूरी तरीके से पास नहीं हो पाएगी, तो पूरा अच्छी से हवा इनको नहीं मिलेगी। बाकी धूप का भी ध्यान रखना है आपको। इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, इधर पूरब है, इधर पश्चिम है, तो आपने अगर गन्ने को ऐसे ऐसे लगा दिया, गन्ने को अगर आपने ऐसे ऐसे लगा दिया तो क्या होगा कि छाया ज्यादा एक एक पड़ेगी। डायरेक्शन, एक वाला पहला आपका जो रोज तो ले लेगा, बाकी वाले को फिर खाना नहीं मिलेगा हाँ, क्या? आखिरी वाले को कार्बन धूप ढंग डाइऑक्साइड से नहीं मिलेगा। कार्बन हाँ, डाइऑक्साइड भी नहीं मिलेगी तो उसका जो खाना इसलिए है। पूरा किधर किस डायरेक्शन में धूप है, किस डायरेक्शन से हवा चलती है, इन सबको ध्यान में रख के अपने खेत का नक्शा बनाना चाहिए, लेआउट बनाना चाहिए पानी हमको। के लिए फिर कैसे करेंगे भैया? पानी के लिए क्या वो लगाएंगे, ये प्लास्टिक वाला जो पाइप आता है, या नेचुरल कुछ पाइप वाइप का जुगाड़ करने से हो जाएगा? पानी के लिए देखिए आप प्लास्टिक का यूज तो कर सकते हैं, लेकिन प्लास्टिक होता है बहुत नुकसानदायक और आपको महंगा भी पड़ेगा। तो आपको कुछ अपना खुद से दिमाग से कुछ सोच के, जैसे कोई बांस वगैरह है उसको बांस का ऐसे लगा के उसके बारे में भी आपको खुद से सोचना पड़ेगा कि आपके एरिया में क्या बेस्ट है, वो आप अप्लाई कर सकते हो। नहीं तो नहीं कर सकते तो आप नाली बना के भी इसमें सिंचाई कर सकते तो हो। मतलब मैं समराइज करूँ तो इसमें तीन बात, दूरी का कुछ आपका नियम हो गया कि दूरी बराबर बराबर रखो, हाँ एक प्रकाश का हो गया कि सबको प्रकाश मिले, हाँ। और उसके बाद आपका हवा का डायरेक्शन का हो गया कि एक और हाँ। चीज मैं बताना चाहूंगा इसमें, इसमें क्या है कि जब हम अभी खेत को देखते हैं तो खेत को देखते हैं तो हम बस क्षेत्रफल देखते हैं कि हमारी कितनी लंबाई है और कितनी चौड़ाई है। अच्छा अच्छा। हमने कभी खेत को इस तरीके से नहीं देखा कि हम ऊंचाई में भी कुछ ऊंचाई में प्रोडक्शन ले कैसे है भैया? सकते हैं। जैसे गन्ने की खेती है तो गन्ने की उसमें ऊंचाई है, एक ही ऊंचाई तो हुई। नहीं, एक ही ऊंचाई नहीं हुई। गन्ना और अब ऊंचा हो जाएगा क्या? नहीं भैया, ऐसा नहीं है। देखिए ये जमीन है, ठीक है, तो जमीन के अंदर आप कंद वाली फसलें ले सकते हैं, जैसे गाजर लगा दिया, मूली लगा दिया, आलू लगा दिया, तो जमीन के अंदर ही प्रोडक्शन ले रहे हो आप। टमाटर लगाया तो टमाटर जमीन से थोड़े ऊपर होता है, तो आपने थोड़े ऊपर ही प्रोडक्शन ले लिया। गन्ना लगा दिया तो गन्ना 7 से 10 8 फीट की ऊंचाई तक बढ़ता है, तो 7 से 8 फीट तक भी कुछ प्रोडक्शन हो रहा है आपका। आपने पपीता लगा दिया, पपीता 10 से 12 फीट की ऊंचाई पे प्रोडक्शन देता है। आपने जैसे कोई पेड़ लगा दिया, आम का पेड़ लगा दिया, तो वो 25 से 30 मीटर या 40 मीटर तक भी प्रोडक्शन देता है। तो इसका क्या मतलब है कि आप जमीन के नीचे से लेके 40 फीट ऊंचाई तक इस जमीन को यूज करके वहां से उत्पादन ले एक ही सकते जगह हो। पे, एक ही खेत में, मतलब जो एक ही अभी तक खेत हम में। एक उगा रहे थे कि पूरे खेत में चरी, अब उस खेत को सही से प्लान करके हम हाँ जमीन के नीचे से लेके जमीन के 40 50 फीट तक हम ऊंचाई तक पूरा प्रोडक्शन ले सकते हैं। हाँ मतलब एक बिल्कुल ही खेत बिल्कुल। में फल भी लगा सकते हैं, सब्जियां भी लगा सकते हैं, हाँ, गन्ना भी लगा सकते हैं, अभी तक ये किसान क्या करता शायद था। मूली भी लगा सकते हैं। हाँ, अभी किसान तक ये क्या करते किसान हैं? क्या करता था कि एक खेत में साल भर में वो 1 या 2 फसलें लेता था। लेकिन अगर उसको ध्यान से प्लान करके आप वो लेआउट बनाओ तो एक ही खेत में आप साल भर में 10 से 15 फसलें ले सकते हो। इस पूरे सिस्टम से आप अगर काम करेंगे तो
इसमें क्या है, आपको बाहर से खाद डालने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इतने सारे फसल हैं, वो अपने पोषक तत्व तो एक दूसरे से पूरे कर लेते हैं, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरी बात है कि जब इस सिस्टम से आप करोगे तो आपकी आमदनी ज़्यादा होगी। एक नॉर्मल किसान जो है 1 एकड़ ज़मीन में एक साल में 50 से 60 हज़ार मुश्किल से निकालता है, या बहुत अच्छा करता है तो 1 लाख रुपए तक निकाल सकता है। क्योंकि 1 एकड़ ज़मीन में उसने एक साल में 2 से 3 फसलें लगाई, और हम 1 एकड़ ज़मीन में एक साल में 10 से 15 फसलें लगा रहे हैं। तो इससे एक नॉर्मल किसान एक साल में 5 लाख से 6 लाख रुपए बड़े आराम से निकाल सकता है। मतलब ज्यादा कुछ बिना मेहनत किए हुए एक बार ये खेत लगा लो, 10-15 साल के लिए नक्शा बनवा लो घर का, फिर हाँ आप खाते रहो। ये कल वृक्ष हो गया तो भैया ये तो। हाँ भैया बिल्कुल। इसमें देखिए, जब मैं बताता हूँ, जैसे ये हल्दी लगा रखी है हमने। हाँ, इस हल्दी को हम क्या करेंगे, जैसे ये थोड़े बड़ा हो जाएगा, इसके बीच में जो जगह है, इसमें हम कुछ अलसी लगा देंगे। तो ये फसल निकालने से पहले ही वो अलसी का पेड़ थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा और ये पत्तियां सूख के नीचे गिर जाएंगी। फिर क्या है कि इस हल्दी को हम निकाल लेंगे, और हल्दी को इस तरीके से निकालेंगे कि इसका मेन जड़ जो है जमीन में ही रह जाएगा। तो हमें दोबारा हल्दी बोने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हमें ना तो लेबर की जरूरत पड़ी, ना ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ी। हल्दी अपने आप लगी हुई है, और हमने एक फसल की हल्दी निकाल ली, तो मेहनत कम हुआ। इसी तरीके से गन्ना है, एक बार हमने गन्ना लगा दिया, अब इसको जड़ जड़ छोड़ देंगे, ऊपर से तना तना काट लेंगे। इस तरीके से 5 साल तक ये गन्ना ऐसे ही चलता रहेगा। तो इसमें सोचो, आप पूरे साल भर में आपने मेहनत किया, तब क्या किया? बस एक बार लगाने के टाइम थोड़ा सा मेहनत किया, और एक बार उत्पादन लेते टाइम मेहनत किया। तो मतलब खेती तो मुझे लग रहा है भैया खेत में तो ज्यादा नहीं होती, खेत के बाहर ज्यादा खेती हाँ हो रही भैया, है। बहुत बहुत सही बात बोल रहे हैं आप। खेती खेत से ज्यादा बाहर होती है, प्लानिंग के टाइम पे होती है। मतलब प्लानिंग कैसे करें, क्या इंची टेप लेके आके खेत में नापे, कैसे करें? नहीं, इंची टेप लेके आने की जरूरत नहीं है आपको। आप लेकिन मोटा मोटा थोड़ा पता होना हाँ, चाहिए ना मोटा मोटा कितना। पता हो, आप अंदाजे से आप खेती कर सकते हो। लेकिन ज्यादा टाइम आपको प्लानिंग में करनी है। प्लानिंग अच्छे से करेंगे तो सब कुछ सही हो जाएगा। जैसे आपने ऐसे कॉलम बना रखे हैं, जिसमें यहाँ भी जैसे आप देख रहे हैं जगह छोड़ा है हमने, दिखा दीजिए भैया। ये यहाँ से यहाँ तक कुछ जगह छोड़ा है, ताकि ट्रैक्टर यहाँ से ऐसे घूम सके। अगर हमने ये जगह नहीं छोड़ा होता तो ट्रैक्टर नहीं घूमता। इसका मतलब प्लानिंग बहुत अच्छे से करनी होगी आपको। फिर तो भैया इसमें मुझे लग रहा है किसान को ये बात पता चल जाए तो किसान तो राजा हो जाए। एक बार प्लान कर ले, उसको पता चल जाए प्रकाश का क्या नियम है, दूरी का क्या नियम है, जल कैसे उसको देना चाहिए, खेत की डायरेक्शन क्या रखनी चाहिए, फिर तो किसान को मतलब प्रोडक्शन उसका 40 गुना हो गया। फिर तो हाँ, अभी उसकी 1 एकड़ जमीन थी, अब उसके पास 40 एकड़ जमीन अच्छा, हो गई, इसको 40 में कैलकुलेट खर्चा भी भी कर कर। सकते हैं क्या? प्रोजेक्ट रिपोर्ट अगर भैया बनाना हो हाँ तो क्या हम उसको बैंक से लोन लेने के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के सारा कितना हमारा लागत लागत तो मुझे लग रहा है बहुत कम होगी। खाद नहीं डालना, कीटनाशक नहीं डालना, पानी जो लगेगा वो कम पानी भी लगेगा, कम लगेगा ये आपका। मेहनत आपका वर्कर भी कम लगेंगे, तो फिर तो फिर फल वृक्ष हो गया है। जो आप चाहें प्रकृति देने के लिए तैयार है। हाँ बिल्कुल, एक बार आपको बस प्लानिंग करनी है अच्छे से। उस प्लानिंग के बाद स्टार्टिंग में एक बार इस खेत को सजा देना है। उसके बाद 4-5 साल तक आराम से बिना मेहनत किए, मेहनत थोड़ा बहुत करना पड़ेगा लेकिन बहुत कम करना पड़ेगा, आपको 4-5 साल तक उत्पादन मिलता रहेगा। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। खेत आजकल किसान क्या करते हैं, अपने खेतों में सुबह से लेकर शाम तक लगे रहते हैं, जबकि इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर श्रम का सही से नियोजन किया जाए और प्लानिंग अच्छे से किया जाए तो खेती आज बहुत आसान हो तो चुकी है। मतलब अब किसानों को मुझे लगता है ये बात, अगर ये बात पता चल जाए तो किसान के बच्चे जो बाहर जाके नौकरी कर रहे हैं 10-15 हज़ार की, माइग्रेशन का जो प्रॉब्लम है देश में, वो तो पूरा सॉल्व हो जाएगा। किसान का बेटा जो है घर वापस आएगा, घर पे रह के खेती करेगा, चाहे वो 2 बिल्डिंगों के बीच में इमारत में टंगा रहेगा, बॉस की लट बजाता रहेगा। मुझे लगता है वो तो उसको तो वापस आ जाएगा अगर ये बात फैलाई जाए तो। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं भैया। आजकल किसान के जो बेटे हैं उनको पता ही नहीं है कि वो अपने यहाँ बिल्कुल ईमानदारी से और कम मेहनत करके इतनी अच्छी आमदनी निकाल सकते हैं। आजकल जो शहरों में जाते हैं, शहरों में जाके काम करना किसी को अच्छा नहीं लगता, नौकरी करना किसी को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि नौकरी में वो गुलामी समझते हैं अपनी। 9 बजे जाते हैं, शाम को 6 बजे तक काम मुझे करते हैं, लगता है कि बॉस की मेरा भी टेंशन होती नौकरी का है। एक्सपीरियंस है। मैं 9 बजे घुसता हूँ तो फिर लंच का वेट करता हूँ, लंच हो जाता है तो फिर मैं छुट्टी का वेट करता हूँ। मतलब काम तो मैं करता नहीं, काम चोरी भैया सीख रहा हूँ यहाँ के। मुझे लग रहा है अगर मैं भी वापस अपने गाँव चला जाऊँ तो मेरा कुछ फायदा हो जाएगा। हाँ, बहुत बहुत सही बात बोल रहे हैं भैया। इसमें आप एक बात बताऊं, अगर ये तो मैंने बहुत नॉर्मल बताया कि आपने 1 एकड़ में 5 से 6 लाख रुपए निकाले। अगर आप और समझदारी के साथ काम करो तो आप 1 एकड़ में ही
30 से 40 लाख रुपए एक साल में अच्छा भैया, आराम से ये निकाल सकते फूड हो। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और ये सब प्रोसेसिंग पैकेट करके बेचने में भी कुछ स्कोप है क्या कुछ? मैं वही बात तो बता रहा हूँ भैया, अगर आप इससे जो उत्पादन हुआ उसको डायरेक्टली आप मंडी में बेचोगे तो 4 5 से 6 लाख रुपए निकाल सकते हो एक एकड़ में एक साल में। लेकिन आपने बहुत छोटी छोटी मशीनें ले ली, जैसे आप धान डायरेक्टली मार्केट में बेच लेते हो, तो धान को आपने छोटी सी मशीन ले ली, उससे धान से चावल बना लिया, उसको पैक करके मार्केट में बेचा, तो धान आप जो 200 2 हज़ार रुपये कुंटल बेचते थे, अब वो 40 रुपये कुंटल बिकेगा। आपको तो बहुत फायदा हो गया, तो यानी इससे बहुत पैकेजिंग में फायदा हो ज़्यादा गया फायदा आपको। है। और बस आप पैकेट करने की मशीन मुझे लगता है बहुत महंगी नहीं आती होगी। नहीं, बहुत सस्ती आती है, आप 50 हज़ार से लेके 60 70 हज़ार नहीं, वो तक। तो 10,000 में 5,000 में आ जाती है भैया। हाँ, पैक करने वाले की बात फिर थी। बोरा लिया, उसको सील किया, हाँ, वो तो एक पैकेट करने का चार बात पाँच नहीं हजार बोल रहा में हूँ। आ जाएगी। बाकी उसको प्रोसेस करने वाली जो मशीन होती है धान से चावल निकालने की, वो भी बहुत सस्ती है। उसमें क्या है कि अभी गवर्नमेंट या बैंक जो है कुछ वो बैंक सब्सिडी का दे रही स्कीम है। भी, अच्छा बैंक का कुछ स्कीम चलता है क्या? हाँ, अगर आप अपने उत्पादन को प्रोसेस करके मार्केट में बेचना चाहते हैं तो गवर्नमेंट क्या है सब्सिडी देती है। इससे किसके लिए, इससे हमें कांटेक्ट करना पड़ेगा, किसके पास जाना पड़ेगा भैया ये पूछने के लिए? हमें तो कुछ पता नहीं गाँव के लोग होते हैं। इसके लिए आपको किसान विकास केंद्र होता है कहाँ होता है हर भैया जिले में। ये? हर जिले में किसान किसान कृषि विकास अधिकारी शायद कुछ हाँ, होता है। किसी विकास अधिकारी होते और हैं। केवीके का कोई कुछ हेल्पलाइन नंबर भी होता है, हाँ, किसान हेल्पलाइन नंबर, कॉल हेल्पलाइन नंबर 1800 समथिंग कुछ होता है। हाँ, एक नंबर आप किसी आपके घर में गूगल पढ़े लिखे करने में से लड़के पता होंगे। चल जाएगा। पढ़े लिखे लड़के होंगे, उनसे आप बोलेंगे तो वो नेट पे सर्च करके आपको नंबर बता देंगे। आप उनसे कॉल करोगे तो आपकी जितनी भी समस्याएं होंगी, चाहे बीज हो, अगर आप बीज हो, रासायनिक खेती से आप ऑर्गेनिक में आना चाहते हैं तो उसमें हेल्प करेंगे। आपको कोई लोन चाहिए तो उसमें हेल्प करेंगे। प्रोजेक्ट कैसे अच्छा, बनाना है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट भैया सुनिए, गूगल पे सर्च करने से प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना बनाया भी मिल जाता है, आप कुछ सर्च किए थे पहले? हाँ, ऐसा था कि जैसे ये जो सब्सिडी या स्कीम होती है गवर्नमेंट की, उसको पाने के लिए आपको एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है कि हम वो ऐसे तो ऐसे हमको काम आता करना नहीं भैया, चाहते तो हैं। मतलब डाउनलोड कर सकते, कहीं मिल बना बना मिल जाएगा क्या हमें? हाँ, ये पहले बता देता हूँ ये रिपोर्ट क्या होता है और कैसे बनानी पड़ती है। ये जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट होता है, ये इसलिए होता है कि मुझे कोई गवर्नमेंट की स्कीम है, उसको उस स्कीम को लेना है मुझे। तो उसके लिए मुझे बताना पड़ेगा कि मैं ऐसे ऐसे काम करना चाहता हूँ। ये जैसे मैं प्रोसेस करना चाहता हूँ, धान को प्रोसेस करना चाहता हूँ, तो मुझे एक धान को प्रोसेस करने के लिए एक मशीन चाहिए। तो मुझे रिपोर्ट में बनाना पड़ेगा कि मुझे मशीन चाहिए, उसको रखने के लिए गोदाउन चाहिए, उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए गाड़ी चाहिए। तो इन सबका एक रिपोर्ट बनाना पड़ता है ताकि गवर्नमेंट को पता चले कि आप करना क्या चाहते हो। इस रिपोर्ट की बेसिस पे वो गवर्नमेंट आपको पैसे देती है। तो अभी क्या है कि हमारे किसान भाइयों को इतनी जानकारी है नहीं, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं कि इंटरनेट पे अगर वो सर्च करें किसान हेल्पलाइन नंबर। हाँ, किसान हेल्पलाइन नंबर, तो वो बता देंगे कि ये रिपोर्ट कैसे बननी है। और हम सुने कि आप बनाते समय कोई डाउनलोड भी किए थे, कोई वेबसाइट का नाम था, आपको कुछ याद है क्या भैया? उस वेबसाइट का नाम अभी तो मुझे नहीं याद है। हाँ, प्रोजेक्ट डाउनलोड। प्रोजेक्ट डाउनलोड। हाँ, प्रोजेक्ट डाउनलोड करके है, उसको आप अगर इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो उसका वेबसाइट खुल के आ 1,000 जाएगा। रुपये में आप शायद सारी जो है उसको हाँ, डाउनलोड उसमें कर लिए थे। जो मैंने वो प्रोजेक्ट डाउनलोड से रिपोर्ट जनरेट किया था, करीब 30 40 रिपोर्ट थे उसमें। जैसे आपका मधुमक्खी पालन हो गया, जैविक खेती हो गया, वर्मी कंपोस्ट हो गया, अनार की खेती हो गया, बागवानी हो गया। इन सारे प्रोजेक्ट का रिपोर्ट आपको वहाँ से डाउनलोड करके मिल जाएगा। 1,000 रुपये में सारा हाँ, मिल 1000 जाएगा, रुपये में कुछ सब फ्री मिल मिलता जाएगा। है? हाँ, 5 6 रिपोर्ट आपको फ्री में मिलते हैं, बाकी 30 40 रिपोर्ट के लिए आपको 1000 रुपये देने यानी आप पड़ते उस हैं। रिपोर्ट को अगर पूरा कॉपी ना करें, अपना दिमाग लगा के उसमें अपने हिसाब से चेंज कर लें, तो वो रिपोर्ट आपके लिए बहुत काम की है। हाँ, बिल्कुल, जैसे आपने रिपोर्ट वो जनरेट कर लिया और आपका जैसे कुछ उससे अलग है थोड़ा बहुत, तो अपने हिसाब से आपने थोड़ा बहुत चेंज कर लिया, तो उस रिपोर्ट के हिसाब से आपको गवर्नमेंट की स्कीम मिल जाएगी और आपको जो लोन चाहिए अपनी खेती के लिए वो भी मिल जाएगा। कभी ये तो बहुत मतलब हो गया कि कल्प वृक्ष मिल गया मुझे लग रहा है आज, और ये बात और लोगों तक भी पहुंचनी चाहिए। तो दोस्तों, मैं हूँ आशीष मौर्य, ये है कृष्णा और कैमरामैन सत्यम और मौर्य के मेरी भी ले साथ लो हम कोई। यहाँ बेटा विलेज बुलंदशहर में है। और जो हमने आपको ये सारी चीज़ें बताई, ये हमारी खुद की रिसर्च की हुई नहीं है, ये आपको श्री भारत भूषण त्यागी जी की 30 सालों की मेहनत को प्रकृति के अंदर कैसे सह अस्तित्व में रह के, प्रकृति के साथ में रह के, प्रकृति को समझ के किस तरीके से उन्होंने एक साधारण बिना ज़्यादा पढ़े लिखे किसान ने भी किस तरीके से एक पूरे दुनिया में नाम कमाया है,
उसके बारे में हम यहाँ बड़े बड़े अच्छे अच्छे कॉलेजों से नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग से यहाँ सीखने के लिए आए हैं। और अगर आप में से कोई भी सीखना चाहता है इसको पूरी तरीके से, तो कुछ समय दीजिए। बेहटा विलेज, सियाना, बुलंदशहर सर्च करिए, श्री भारत भूषण त्यागी जी, आ, उनका नंबर, उनको आप खोजेंगे। खोजते खोजते जब यहाँ आएंगे तो आपको किसी भी दिन आपको लगता है कि आपको ये सीखना है, तो आप कभी भी उनको सर्च करते हुए यहाँ पर अगर आप पहुँच जाएंगे तो आपको, मुझे लगता है जैसे हमारी ज़िंदगी, हमारी आंखें जो हम एक डायरेक्शन में देखते थे कि गन्ने का खेत पूरा लगा हुआ है, वो पूरी आंखें खुल जाएगी और आपको ये लग जाएगा कि खेती जो है बहुत एक खेल की तरह हो जाएगी। तो मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि एक बार आप जरूर आए यहाँ पे, देखें किस तरीके से खेती होती है, सीखें और क्या बोलते हैं अपने घरों में जाके इसको अप्लाई करें, ताकि जो माइग्रेशन हो रहा है गांव से शहर की तरफ वो रुके और हमारे जो किसान, जो अभी उसको थर्ड लेवल का मान लिया गया है, किसान प्रथम हो जाए, व्यापारी मध्यम हो जाए और जो नौकरी पेशे वाले लोग हैं वो थर्ड कैटेगरी के लोग में आ जाए, जबकि आज के टाइम में उल्टा है। और ये हो सकता है दोस्तों, इसी के संदर्भ में हम लोग ने ये वीडियो बनाई थी। सत्यम, आप कुछ बताना चाहेंगे? आपको नहीं कैसा एक्सपीरियंस हुआ? भाई, मुझे सीरियस बोलो ना। सीरियस मुझे मुझे मतलब जैविक खेती देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला और अब आगे हम और भी सीखना चाहेंगे। तो मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा, मुझे पता लग गया कि जीवन में हमें कैसे जीना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए। मुझे सब बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा लगा, बस मुझे भी इतना ही कहना है। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार। एंड कर दो। बहुत बढ़िया।